नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बकर ईद का त्योहार है। सभी मुस्लिम भाइयों बहनों को ईद मुबारक। अच्छी बात है कि आज देश भर में बड़े अमन चैन के साथ बकर ईद का त्योहार मनाया गया। कहीं से कोई बुरी खबर नहीं आई। बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों में कहीं सड़क पर नमाज नहीं हुई, कहीं खुले में कुर्बानी नहीं दी गई, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई टेंशन नहीं हुई। बंगाल में तो 50 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब बकर ईद के दिन सड़क पर ट्रैफिक नहीं रोका गया। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई, लेकिन नमाजियों के लिए स्पेशल इंतजाम किए। जिस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण किया था, उसी परेड ग्राउंड में ईद की नमाज का इंतजाम हुआ। बंगाल के दूसरे शहरों में भी यही हुआ। मुस्लिम भाइयों ने भी सहयोग किया। न पुलिस को सख्ती करनी पड़ी, न नमाजियों को दिक्कत हुई। नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों ने भी कहा, अगर सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे तो झगड़े की गुंजाइश ही कहां बचती है। लेकिन ईद के मौके पर शुभेंदु अधिकारी ने गौ माता का पूजन भी किया। ईद का दिन ममता बनर्जी के लिए अच्छा नहीं रहा। पार्टी में बगावत हो गई। काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर से कल्याण बनर्जी की शिकायत की। सुखेंदु शेखर रॉय ने ममता बनर्जी को नसीहत दी और सौगत राय के काफिले पर सड़े हुए अंडे फेंके गए। यह सब क्यों हुआ? होम मिनिस्टर अमित शाह ने बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचकर घुसपैठियों को लेकर क्या संदेश दिया, यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन शुरुआत करते हैं बंगाल से आई आज की सबसे अच्छी तस्वीरों से। ये तस्वीरें कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड की हैं। परेड ग्राउंड में ईद की नमाज पढ़ने भारी तादाद में लोग पहुंचे। परेड ग्राउंड कोलकाता का सबसे बड़ा मैदान है। यहां 3 लाख लोगों के बैठने का इंतजाम है। शुभेंदु अधिकारी की स्वेरिंग इन सेरेमनी यहीं हुई थी। बड़ी बड़ी रैलियां इसी ग्राउंड में होती हैं, लेकिन इस ग्राउंड में ईद की नमाज पहली बार हुई। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इसे मुसलमानों को परेशान करने की साजिश करार दिया। मौलानाओं ने भी आलोचना की थी, लेकिन सरकार ने सख्ती भी की और ईद की नमाज के लिए अलग से इंतजाम भी किए। परेड ग्राउंड में वजू के लिए पानी के टैंकर रखवाए गए, लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई, पार्किंग की जगह तय की गई। नमाजियों को गाइड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और वॉलंटियर्स तैनात किए गए। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती हुई। प्रशासन को निर्देश दिया गया कि नमाजियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसका असर दिखा। सुबह सुबह बड़ी संख्या में नमाजी परेड ग्राउंड पहुंच गए। तय वक्त पर नमाज शुरू हुई। इंतजामिया कमेटी ने ईद के नमाज के बाद चाय नाश्ते का भी इंतजाम किया था, और नमाज के बाद मुस्लिम भाई एक दूसरे के गले मिले, चाय पी और लौट गए। इस तरह का नजारा सिर्फ एक जगह नहीं, कोलकाता के अलावा बंगाल के कई बड़े शहरों में मस्जिद के आसपास मौजूद पार्क्स में नमाज की व्यवस्था की गई थी। इसलिए आज या तो मस्जिद में नमाज पढ़ी गई या फिर पार्क में। सड़क पर कहीं भी नमाज नहीं हुई। और बड़ी बात यह कि नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों ने भी कहा, पहले उनके मन में शक था, शुबा था, लेकिन सरकार ने जब व्यवस्था की, जिस तरह से नमाजियों का ख्याल रखा, उसके बाद तो नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, बहुत अच्छा है। ब्रिगेड में आप जो देख रहे हैं, जो फैसिलिटी हमारे शुभेंदु अधिकारी सीएम की तरफ से है, हम सारे मुसलमान की तरफ से उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं। ब्रिगेड में भी बहुत दिन से नमाज पढ़ते थे और यहाँ भी नमाज पढ़ने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, और बहुत ज्यादा ही फैसिलिटी मिला है। पार्किंग का लेके, आने का लेके, जाने के लिए अभी देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ से हम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोड पे नमाज हम लोगों को ऐसा नहीं कि रोड पे ही नमाज पढ़ना है, हम लोगों को नमाज पढ़ना है। और ईदगाह पे खुला माठ पे ईद का नमाज बेहतर होता है हम लोगों के। उत्तम, उसे बांग्ला में उत्तम बोलता है, उत्तम। तो हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट हम लोगों को ऐसा सरंजाम दे दे, व्यवस्था दे दे। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को रास्ता में नमाज पढ़ना है, ये बात गलत है। पहले तो रोड में नमाज हम लोग अदा करते थे, लेकिन वो नमाज यहाँ मुंतकिल कर दी गई। इससे हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए कि
हुकूमत ने इंतजामात बहुत अच्छे रखे हैं और हमारी खिलाफत कमेटी जो इंतजामात करती है बहुत अच्छे इंतजाम की इस बार भी। और यहाँ हम लोग बहुत पुरसुकून और शांति से इत्मीनान से हम लोग ने ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम भाइयों की इबादत में खलल नहीं पड़ा और आम लोग को भी दिक्कत नहीं हुई। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। ईद और बकरीद के दिन तो छोड़िए, हर हफ्ते शुक्रवार को जुमे के नमाज के लिए सड़कें बंद कर दी जाती थी, नमाज सड़क पर होती थी और ट्रैफिक रोक दिया जाता था। ईद के दिन तो पूरे दिन सड़कों पर जाम रहता था। लेकिन इस बार बंगाल में कहीं से भी ऐसी तस्वीर नहीं आई। आप इस वक्त जो दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों बकरीद की हैं, एक आज की और दूसरी पिछले साल की। आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज हो रही है और पिछले साल की तस्वीरों में सड़क पर। फर्क साफ है और लोगों ने इस फर्क की खुलकर तारीफ भी की। हम लोग सब खुश हैं। देखिए, शहीद मीनार बहुत छोटा जगह था, उससे बड़ा जगह रेड रोड दिया गया हम लोग को। रेड रोड के मुकाबले में ब्रिगेड उससे बहुत बड़ा जगह है, तो इसमें तो खुशी की बात तो है ही है। और हुकूमत मगरबी बंगाल, गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल बहुत ज्यादा हम लोग कोऑपरेट कर रही है और उन लोगों का थैंक्स करते हैं। हम लोगों से अपील करते हैं, सभी लोगों से, कि जो गाइडलाइन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन तो हम नहीं कहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जारी किया है, रोड को पब्लिक के लिए छोड़ दिए, गाड़ी के लिए छोड़ दिए। रोड को कभी भी किसी वक्त में आप जाम ना करें, लोगों को उससे परेशानी होती है, लोगों को मुसीबत होती है। हम चाहेंगे कि ये जो शुरू किया है इन्होंने, ये राउंड द ईयर ये जारी सारी रहे। अब ऐसा नहीं कि कोलकाता में आज़ादी के बाद से ईद की नमाज सड़क पर पढ़ी जा रही थी। 1978 में कोलकाता के शहीद मीनार ग्राउंड पर सामूहिक नमाज होती थी, लेकिन 1978 के बाद रोड पर नमाज होने लगी। तब से सड़क जाम करके सड़कों पर नमाज का सिलसिला चल रहा था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने सड़क पर नमाज बैन कर दी, नमाज के लिए जगह का इंतजाम किया। इसलिए आज रेड रोड पर पूरी तरह से खालीपन दिखाई दिया। सरकार ने एहतियात के तौर पर पुलिस के कुछ जवान वहां तैनात किए थे, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि पुलिस को कोई एक्शन लेना पड़े। कोलकाता की मशहूर टीपू सुल्तान मस्जिद हो या फिर राजा बाजार क्रॉसिंग, हर साल नमाजी मस्जिद के बाहर सड़कों पर आते थे, लेकिन इस बार सभी ने मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी। सड़कें पूरी तरह खाली रहीं, ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तृणमूल कांग्रेस के विधायक जावेद अहमद खान ने भी व्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने कहा, हर साल ऐसे बेहतरीन इंतजामात हों तो विवाद क्यों होगा। देखिए, हम कुछ खराब अंदाज में नहीं देख रहे, लेकिन सरकार की इच्छा अगर है कि रास्ता नहीं बने और रास्ता नहीं बन करके नमाज हो और सब पूजा हो, तो इसके लिए हम सरकार के साथ हैं। खाली नमाज बंद करके और दूसरा को अगर वो हो तो उसमें भी हम लोगों थोड़ा सा लोगों का नाराजगी रहेगा। लेकिन आज ये होना चाहिए, रास्ता जो है पब्लिक के लिए रहना। बकरीद को लेकर हो, जिनका अपना जो पार्टी का आइडियोलॉजी है उसको लेकर हो, वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग आइन के दायरे में रहकर मानने की कोशिश करेंगे। इस बार ईद पर एक और अच्छी बात देखने को मिली। बंगाल में कहीं भी न तो खुले में कुर्बानी हुई और न कहीं गाय की कुर्बानी दी गई, क्योंकि सरकार ने इस पर सख्ती से पाबंदी लगाई थी। सरकार ने बकरीद से एक हफ्ता पहले गाइडलाइंस जारी कर दी थी। शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि मुस्लिम भाई पूरे उत्साह से बकरीद मनाएं, बस नियम कायदे का ख्याल रखें और ऐसा कोई काम न करें जिससे दूसरों की भावनाएं आहत हों। इसका असर दिखाई दिया। ईद की नमाज पढ़ने लोगों ने कहा कि सरकार ने उनका ख्याल रखा, वो भी दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे। गाय तो छोड़िए, किसी भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। अगर किसी की भावनाओं को जो ठेस अगर पहुंचता है तो हम लोग उसका कदर करेंगे, हम लोग वैसा कोई काम नहीं करेंगे। अगर हुकूमत चाहती है कि हम लोग गाय को ज़बह न करें तो ठीक है, नहीं करेंगे। देखिए, कुर्बानी को लेकर ये जो चीज, ये कानून तो 1950 का है। जो भी हुकूमत आई, सिद्धार्थ शंकर राय थे, ज्योति बसु आए, उसके बाद ममता बनर्जी आई, किसी ने उस पर लागू नहीं किया, उसके बाद लागू नहीं किया।
ये अपना कानून को लागू किया है, ये बहुत अच्छी चीज है। इसको हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। स्लॉटरिंग जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसे वो हम लोग को फॉलो करना है। नोट करने वाली बात है कि आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी बिना कुछ कहे ईद के मौके पर एक पॉलिटिकल मैसेज भी दिया। जिस वक्त बंगाल में ईद की नमाज हो रही थी, उसी वक्त शुभेंदु अधिकारी मायापुर के इस्कॉन मंदिर में पहुंच गए। उन्होंने इस्कॉन टेम्पल में पूजा अर्चना की, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और इसके बाद गौ पूजा की। शुभेंदु अधिकारी इस्कॉन मंदिर में बनी गौशाला में गए, गौ माता को चुनरी ओढ़ाई, गायों को लड्डू खिलाए और फिर गौ माता की आरती उतारी। जो लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाएगा, बंगालियों का मार्च फात बंद हो जाएगा, आज उन लोगों को जवाब मिल गया होगा। नमाज भी हुई और ट्रैफिक भी नहीं रुका। सवाल है कि शुभेंदु अधिकारी ने बिना किसी सख्ती के जो काम सिर्फ 20 दिन में कर दिखाया, वो काम बंगाल में 50 साल के दौरान सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस की सरकारें क्यों नहीं कर पाई। सवाल ये भी है, जब कोलकाता में 1978 तक ईद की नमाज ग्राउंड में होती थी तो फिर लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने रोड पर नमाज की परमिशन क्यों दी, और फिर 15 साल के राज में ममता बनर्जी ने नमाज के लिए ट्रैफिक जाम करने वालों को क्यों नहीं रोका। सब जानते हैं, इसी को कहते हैं तुष्टीकरण। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बंगाल में इलेक्शन कैंपेन के दौरान साफ साफ कहा था, बीजेपी आएगी तो तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, सबके संतुष्टीकरण के लिए काम होगा। आज मुस्लिम भाइयों की बात सुनकर लगा कि शुभेंदु अधिकारी इसी मंत्र को फॉलो कर रहे हैं। और अब हालत यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी के बड़े बड़े नेता भी शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं। आज सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी जैसा मेहनती और सुलझा हुआ मुख्यमंत्री बंगाल को पहली बार मिला है और इसका असर क्या होता है वो बंगाल की जनता देख रही है। अभी तक जो काम नए सरकार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, अभी तक तो पूरा मंत्रिसभा भी नहीं बना, फिर भी सरकार ने जो कदम उठाए हैं अभी तक, वो आम जनता बहुत खुश है, बहुत खुश है। सही रास्ते पे सरकार चल रहा है, ऐसे ही सरकार चलना चाहिए। और मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि मैं शुभेंदु को जानता हूँ, उनको और भी जो लोग हैं उनके साथ कुछ लोगों को मैं वर्षों से जानता हूँ। शुभेंदु का भी पॉलिटिकल करियर बहुत लंबा है, बहुत मेहनती है, बहुत ही मेहनती है। मैंने इतना मेहनती नेता बहुत कम देखा। सुबह से शाम तक नहीं, सुबह से रात तक काम करता है वो। आज मुख्यमंत्री बना है तब मैं बोल रहा हूँ, नहीं मैं पहले भी देखा, जब एमपी था, एमएलए था, नंदीग्राम का जो मूवमेंट हुआ था, शुभेंदु नहीं रहता तो नंदीग्राम का मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ नंदीग्राम नहीं, बहुत सारे जगह से हमारे पार्टी का कार्यकर्ता लोगों को या वर्कर्स को जो भागने पड़ा, निकाल दिया था गांव से सीपीएम ने, उन सभी को शेल्टर दिया था। महीनों भर, वर्षों तक उन्होंने शेल्टर दिया, खिलाया, रखा। तो एक अनुभवी नेता है और यंग है, लेजी नहीं है, बहुत एक्टिव है। तो ऐसा बहुत दिनों के बाद ऐसा लीडर सत्ता में आया है बंगाल में। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद भी है कि आगे बहुत अच्छा काम होते रहेगा और सरकार आम जनता को खुश रखेगा। आप सोच रहे होंगे सुखेंदु शेखर रॉय आखिर हैं कौन? ये ममता बनर्जी के करीबी हैं, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर हैं। 2024 में आरजीकर कांड के बाद वो तृणमूल कांग्रेस के पहले नेता थे जो पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे डॉक्टर के सपोर्ट में बोले थे। खुद भी धरने पर बैठे। ममता बनर्जी से रेप के बाद डॉक्टर की हत्या करने वालों को जल्दी से जल्दी पकड़कर फांसी पर लटकाने की मांग की थी। लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी को सुखेंदु शेखर रॉय की बात बुरी लगी थी। आज सुखेंदु ने कहा, अगर ममता ने उस वक्त जनता के गुस्से को समझ लिया होता, अगर उस वक्त एक्शन ले लिया होता तो इतना बुरा वक्त न देखना पड़ता। सुखेंदु ने कहा, अब इधर उधर की बातें करने के बजाय ममता को पार्टी बचाने पर ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि जो हालत दिखाई दे रहे हैं उससे तो तृणमूल कांग्रेस का अस्तित्व ही खतरे में दिखाई दे रहा है। लास्ट वार्निंग हमको किसने दिया? जनता ने दिया। जो जनता 2024 का अप्रैल मई महीना में लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर हमें जिताया, चंद महीनों बाद जब आरजीकर कांड हुआ तो समझना चाहिए था कि जो जनता हमको चंद महीनों पहले इतना समर्थन दिया है, वही जनता लाखों की संख्या में सड़क पर उतर गए, रात जाग रहे हैं आरजीकर कांड के कारण। ये भाषा हमको तो समझना चाहिए था जनता क्या चाह रहे हैं। अगर कोई पार्टी जनता की आवाज को नहीं समझ पाते तो उसका पतन अनिवार्य है। हम उसको छिपाने के लिए, दबाने के लिए उस कोशिश शुरू किया, उसमें हम लगे रहे। हमारे शासन पूरा आरजीकर कांड को कैसे दबाया जाए, छिपाया जाए, उसमें हम लगे रहे। यही जनता 2011 में 34 साल की वाम मोर्चा को हटा के हमारा पार्टी को लाया था। वही जनता हमको हटा के बीजेपी को लाया है। उस समय रवैया क्या था जनता का कि बाप रे बाप बहुत हो चुका है, 34 साल, अब जाओ, बाकी ममता आएगी, तृणमूल आएगी, क्या होगा नहीं होगा हम देख लेंगे, लेकिन तुम जाओ। इस बार भी बीजेपी आएगा कि क्या होगा नहीं होगा हम देख लेंगे, तुम जाओ। या दूसरा कुछ हम समझते हैं, सब लूटमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई मानने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मानने वाला सुनने वाला नहीं है। आप सब गिननी लोग को अपेक्षा है ये पार्टी कब तक रहेगा। सवाल अब ये है, बाकी सब पुराने बातें हो गए, पुराना गीत गाने से कोई फायदा नहीं है। आज सुखेंदु शेखर रॉय बड़े खुलकर बोले। सुखेंदु शेखर जनता की नब्ज पहचानते हैं, हवा के रुख को पहचानते हैं। 40 साल तक कांग्रेस में रहे, फिर बंगाल में हवा बदली तो 2011 में चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में आ गए। ममता बनर्जी ने उन्हें 2011 में ही राज्यसभा भेजा और वो लगातार तीसरी बार राज्यसभा के सांसद हैं। इसलिए उनकी बात को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सुखेंदु ने कहा, ममता बनर्जी को पार्टी के कुछ करप्ट नेताओं ने डुबोया, इन लोगों ने सत्ता का फायदा उठाया, जमकर जनता से वसूली की, इसका नतीजा चुनाव में दिखा। अब जो लोग आईपैक को हार की वजह बता रहे हैं, असल में वही लोग तृणमूल कांग्रेस की दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं। आईपैक को अभी स्केपगोट बनाया जा रहा है। आईपैक तो एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो वो लोग तो कमाने के लिए ही आया था। कमाते कमाते वो लोग लूट शुरू कर दिया, लूट मार। तो हमारा जो लोग नेतृत्व दे रहे हैं उनको मालूम नहीं था, और जो लोग उनको पैसा देके नॉमिनेशन खरीद रहा था, तो हमारा पार्टी का लीडरशिप इसको मालूम नहीं था कि नॉमिनेशन उसको कैसे मिल रहा है। सिर्फ आईपैक का दोष देने से होगा नहीं। मैं पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी वर्कर्स, लीडर्स एट डिफरेंट लेवल्स, पंचायत से शुरू करके सर्वोच्च स्तर तक जो लोग नेतृत्व दिया, उनमें से कुछ लोग, सब नहीं, भ्रष्टाचार को एक प्रातिष्ठानिक चेहरा दे दिया कि ये हमारा बार्थ राइट है, लूटमार करना हमारा बार्थ राइट है। आपका बिल्डिंग में आप एक तो थोड़ा मरम्मत करोगे, एक तो वॉल को, लोकल काउंसिलर आपके पास आ जाएगा पैसा लेने, यही बंद करो काम, पैसा दो पहले। सुखेंदु शेखर रॉय अकेले नहीं हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता अब धीरे धीरे पार्टी से किनारा कर रहे हैं। आज शांतनु सेन ने कह दिया कि अब वो पब्लिक फोरम पर पार्टी को डिफेंड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। शांतनु सेन ने कहा, अगर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी चाहें तो वो आरजीकर मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियां देने के लिए तैयार हैं। शांतनु सेन ने कहा कि वो पहले भी इस मामले में खुलासा करना चाहते थे, लेकिन तब उनकी बेटी
डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। बेटी के करियर और सुरक्षा के बारे में सोचकर वो खामोश रहे, लेकिन अब उन्हें कोई डर नहीं है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। जब बहुत ऑड सिचुएशन में जब मेरा मन कहता था, पब्लिक कहता था कि इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उसका स्पोक्स पर्सन था बोल के पार्टी को डिफेंड करना मेरा मोरल ड्यूटी बना था। तो फाइनली एक पॉलिटिशियन किसके लिए पॉलिटिक्स करता है? पब्लिक के लिए, हम जनता के लिए, वोटरों के लिए। 4 मई जब चुनाव का मतदान का रिजल्ट निकला, उससे ये क्लियर सबूत हो गया कि पब्लिक हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया था। जब हम लोग 2011 में पावर में आया, पब्लिक हम लोगों को मैंडेट देके सत्ता में लाया। हम लोग बोलेंगे हम लोग पब्लिक का मैंडेट मान रहा है, और 2026 में जब पब्लिक हम लोगों का खिलाफ राय दिया, हम बोलेंगे पब्लिक का मैंडेट हम लोग नहीं मान रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता है, एटलीस्ट हम इसमें विश्वास नहीं करते। तो पब्लिक मैंडेट हम लोगों का खिलाफ गया है, इसको मानते हुए हमको लगा अभी एक और कोई चांस नहीं है कि हम इस इश्यू को दोबारा पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन के डिफेंड करें। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। ममता बनर्जी के करीबी नेताओं को सुखेंदु शेखर और शांतनु सिंह जैसे नेताओं की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ठीक नहीं लगी। तृणमूल कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर सौगत राय ने कहा, जो लोग आज ममता बनर्जी की आलोचना कर रहे हैं, उनकी हैसियत पंचायत का चुनाव जीतने की भी नहीं है। लेकिन राजनीति में ये सब होता है। आज ममता का बुरा वक्त है, लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती। ये जो लोग अभी बयान दे रहे हैं, ये कमजोर है, इसको ताकत नहीं है, नैतिक शक्ति नहीं है। जब पार्टी का समय खराब है, तब पार्टी का खिलाफ बयान देना कोई महत्व का काम नहीं है, ऐसा देना नहीं चाहिए। सुखेंदु शेखर राय तो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य हैं। ममता बनर्जी उन पे आशीर्वाद किया, इसलिए वो राज्यसभा के सदस्य हुआ। उनको पार्टी के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। वो अच्छे आदमी है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। ममता बनर्जी तो 2006 में केवल 29 सीट मिला। उस समय हमारा पार्लियामेंट में एक केवल सदस्य था, ममता बनर्जी खुद। उसे तो 5 साल में वापस किया, 2011 में मुख्यमंत्री बन गया। पॉलिटिक्स में कोई फाइनल बात होता है? पॉलिटिक्स क्या एक दिन का न्यूज से होता है? पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म बात है, और उसके लिए धीरज चाहिए। लेकिन मुश्किल है कि सौगत दादा किस किस को रोकेंगे, किस किस को समझाएंगे। पार्टी के भीतर बगावत लगातार बढ़ रही है। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी मोर्चा खोल दिया है। काकोली ने तृणमूल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और फिर बारासात जिला अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया। और आज उन्होंने लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के चीफ विप कल्याण बनर्जी की शिकायत लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से कर दी। काकोली घोष का आरोप है कि कल्याण बनर्जी ने सदन के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और कल्याण बनर्जी महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र शब्दों का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए स्पीकर कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करें। हालांकि कल्याण बनर्जी ने काकोली घोष के आरोपों को विधानसभा चुनाव नतीजों का आफ्टर इफेक्ट करार दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि सब अपना अपना रास्ता देख रहे हैं। काकोली घोष को भी कहीं मौका दिख रहा होगा, वरना उन्होंने पहले शिकायत क्यों नहीं की। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अगर उन्होंने काकोली घोष के साथ दुर्व्यवहार किया था तो उसकी शिकायत उसी वक्त क्यों नहीं की। जब हम बोला उनका जो एलिगेशन है, हमने कुछ बोला, तो उस टाइम स्पीकर को क्यों नहीं बोला? अभी 4 मई का बाद सब कुछ क्यों होता है? पकड़ लीजिए, आपको हम कुछ बोला है, पकड़ लीजिए। जो गलत है हाउस का अंदर, तो आपको किसको बोलना होगा? स्पीकर को इमीडिएटली। रूल में क्या है? रूल में है प्रिविलेज होता है इसको,
तो रूल में है जो घटना घटेगा उसका तुरंत स्पीकर को जानना होगा। अभी जो एलिगेशन है तो भेग एलिगेशन है, इसको क्या हम उत्तर देंगे? किसको बोला है, कब बोला है? प्रॉब्लम है उनका, हमारा सोच है उनका कुछ मनसा है, तो मनसा फिलअप करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। ये मेरा डाउट हो रहा है, मनसा है। मनसा क्या है? मतलब भाजपा आम जाने ही जानता है कुछ मनसा है। अपनी पार्टी के दो सीनियर मेंबर्स के बीच जो झगड़ा चल रहा है, जाहिर है तृणमूल कांग्रेस में बेचैनी है। दोनों सांसद हैं। कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी सरकार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को धमका रही है, पार्टी ऑफिस में ताले जड़े जा रहे हैं, लेकिन इस सब के खिलाफ संघर्ष करने के बजाय सीनियर लीडर आपस में लड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल और टूटेगा। ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन ये इलेक्शन के बाद जब थोड़ा दूसरा तरीका का माहौल चल रहा है, हम लोग सब बिजी है, कल्याण जी बिजी है, केस प्रोटेक्शन टू द वर्कर्स, ये इलेक्शन प्रोसेस के खिलाफ क्या किया जाए, उस टाइम काकोली जी जैसा सीनियर लीडर इस तरह अभी पुराना इश्यूज के ऊपर ये शोभा नहीं देता। ये इलेक्शन कमीशन जिस तरह मिसयूज हुआ, उससे हम लोग को अपोजिशन में आना पड़ा, लेकिन इसके साथ हमारे भी एनालिसिस का ज़रूरत है। हमसे भी भूल हुआ, हमारा पार्टी का भूल है, वो लीडरशिप देख रहा है, लेकिन इस टाइम है हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए पार्टी को यूनाइटेड रखना। और जो वर्कर्स अभी घर नहीं लौट सकते हैं, काम पे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टी ऑफिस वो लोग कैप्चर कर लिया, बेसलेस केस दे रहा है, अभी तो सब जो लीडर्स है उसको ड्यूटी है ये प्रॉब्लम में एक्टिवली वर्कर्स को साथ रहना। तो जो लोग अभी पुराना बातों को लेकर, अभी ये प्रॉपर टाइम नहीं है। कहावत है कि बुरे वक्त में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है, और ममता की पार्टी में वही हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची है, पार्टी के एमपी भागने का सेफ रास्ता ढूंढ रहे हैं। 6 विधायक शुभेंदु अधिकारी के साथ जा चुके हैं। डायमंड हार्बर में तृणमूल कांग्रेस के 16 में से 6 पार्षद पार्टी छोड़ चुके हैं। भाटपारा में चेयरमैन समेत 30 पार्षदों ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी है। हलीशहर, कांती, नॉर्थ बैरकपुर और गरुलिया में भी तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों के मास रेजिग्नेशन हुए हैं। ये ममता के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि 2011 में जब लेफ्ट फ्रंट हारा था तो सीपीएम और सीपीआई के लोग भी इसी तरह पार्टी छोड़कर ममता की तरफ भागे थे, लेकिन सुखेंदु शेखर ने कहा है कि 2011 में जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें फर्क है। तृणमूल कांग्रेस के लोगों में ममता के प्रति नाराजगी नहीं है, गुस्सा अभिषेक बैनर्जी को लेकर है, और अगर ममता ने इस बात को नहीं समझा तो तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आज अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की जमकर तारीफ की। अमित शाह आजकल बॉर्डर स्टेट्स के दौरे पर हैं। भरी गर्मी में आज वो गुजरात की सीमा पर थे और सुरक्षा की बात करते हुए उन्होंने बंगाल बॉर्डर का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए और मुख्यमंत्री बनते ही जिस तरह से उनकी सरकार ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, वो काबिले तारीफ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ 7 दिन में उन्होंने बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन बीएसएफ को सौंप दी। फेंसिंग का काम शुरू होता उससे पहले ही बॉर्डर पर बांग्लादेश लौटने के लिए घुसपैठियों की भीड़ लग गई। अमित शाह ने कहा, जो घुसपैठी वापस लौटना चाहते हैं उनके खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, उल्टा उन्हें सुरक्षित वापस भेजने में हेल्प करेगी। कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं,
मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। इलीगल माइग्रेंट्स की इस प्रॉब्लम से पूरी दुनिया परेशान है। अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी परेशान है। ट्रंप के आने के बाद पहले इलीगल माइग्रेंट की पहचान की गई, उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में डाला गया, फिर उन्हें हथकड़ी बेड़ी पहनाकर डिपोर्ट किया गया, उनके मन में डर पैदा किया गया और फिर इलीगल माइग्रेंट्स को अपने मुल्क वापस लौटने को कहा गया। तीसरे राउंड में खुद ब खुद वापस लौटने वालों को डॉलर भी ऑफर किए गए। आज अमित शाह की बात सुनकर लगा हमारे देश में भी लगभग यही फॉर्मूला लागू होगा। जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं वो हमारे अपने लोगों के हक पर डाका डालते हैं, इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। हैरानी की बात तो यह है कि पिछली सरकारों ने यह काम क्यों नहीं किया, ये समझना मुश्किल है। अब बात करते हैं कर्नाटक की राजनीति की। कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के लिए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। आज सिद्धारमैया ने अपने मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान चाहता है कि वो पद छोड़ दें, वो हाईकमान के आदेश का सम्मान करेंगे, लेकिन वो राज्यसभा में जाने का ऑफर स्वीकार नहीं करेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे, कर्नाटक में ही रहेंगे और विधायक के तौर पर काम करेंगे। हालांकि आज मीटिंग शुरू होने से पहले डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सिद्धारमैया ने भी उन्हें गले लगवाकर फोटो खिंचवाई। ये दिखाने की कोशिश हुई कि सिद्धारमैया पर कोई प्रेशर नहीं है, सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है। ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सिद्धारमैया इस्तीफा लेकर लोक भवन गए, लेकिन गवर्नर थावरचंद गहलोत बेंगलुरु में नहीं थे, इसलिए गवर्नर के स्पेशल सेक्रेटरी प्रभु शंकर को इस्तीफा सौंपकर लौट आए। अब डीके शिव कुमार की लीडरशिप में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। पता लगा कि डीके शिव कुमार ने अपने ज्योतिषी से बात करके शपथ ग्रहण के लिए 3 संभावित तारीखें तय की हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से इनमें से कोई एक डेट तय की जाएगी। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार बेंगलुरु से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। दिल्ली में यह तय होगा कि डीके शिव कुमार की सरकार में किन किन नेताओं को जगह मिलेगी, सिद्धारमैया के करीबियों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। मजे की बात है कि बीजेपी ने सिद्धारमैया की विदाई पर अफसोस जताया। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, पिछड़ों की बात करने वाले राहुल गांधी ने जिस तरह सिद्धारमैया को हटाया है, उसका जवाब अगले विधानसभा चुनाव में जनता देगी। Certainly it will have impact on Congress party as well as in electoral politics of Karnataka. Especially the backward classes will go against the Congress, and it is a betrayal of backward classes by Congress party, especially Rahul Gandhi. He has been campaigning for OBC and has removed a OBC chief minister himself, and his crocodile tears for backward class has been exposed, and already people are reacting, especially the backward classes are totally disappointed, and they are reacting very sharply and saying that they are going to teach a lesson in the next general election at 2028. इसका कांग्रेस पार्टी और खासकर कर्नाटक की चुनावी सियासत पर असर पड़ेगा, ये कह रहे थे, और खासकर पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के खिलाफ चला जाएगा। ये पिछड़े वर्ग के साथ कांग्रेस खासकर राहुल गांधी को धोखा है। राहुल गांधी ओबीसी के लिए कैंपेन चला रहे हैं और खुद ओबीसी मुख्यमंत्री को हटा दिया है। पिछड़े वर्ग के लिए राहुल के घड़ियाली आंसू का पर्दाफाश हो गया है। लोग अभी से रिएक्ट कर रहे हैं और खासकर
पिछड़ा वर्ग काफ़ी नाराज़ है और वो 2028 के चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। ये तो बीजेपी का रिएक्शन था। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से सिद्धरामैया जाएंगे, उनके जगह डीके शिव कुमार आएंगे, ये तो होना ही था। अब रहस्य इतना बचा है कि सिद्धरामैया ने राज्यसभा में आने से इनकार क्यों किया, दिल्ली में आकर ऑपोजिशन लीडर बनने से मना क्यों किया, क्या वो कर्नाटक में रहकर गुल खिलाएंगे, पिक्चर भी बाकी है। अब बात करते हैं सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर उठे सवालों की। आज पहली बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई एग्जाम को लेकर साफ साफ बात की। उन्होंने कहा कि ओएसएम सिस्टम पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम की कॉपियों की चेकिंग में पहली बार इस सिस्टम का उपयोग किया, इसलिए थोड़ी बहुत खामियां रह गईं। जो कमियां सामने आई हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक किया जा रहा है। आज धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई के अधिकारियों के साथ लंबी मीटिंग की और फिर अफसरों को आदेश दिया कि स्टूडेंट की शिकायतें जल्दी से जल्दी दूर की जाए। जिन बच्चों ने अपनी आंसर शीट्स रीचेक करने की मांग की है, उनको स्कैन्ड आंसर शीट जल्दी से जल्दी भेजी जाए। असल में इस साल सीबीएसई ने 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट्स को ओएसएम से चेक कराया था, जिसमें स्टूडेंट्स की कॉपी को स्कैन करके एक पोर्टल पर अपलोड किया गया। इस पोर्टल पर ही कॉपी चेक हुई, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बहुत से बच्चों ने उम्मीद से कम मार्क्स मिलने की शिकायत की। खुद सीबीएसई के डेटा के मुताबिक पिछले साल 12th क्लास के एवरेज मार्क्स 88% से ज़्यादा थे, वहीं इस बार औसत नंबर 85% ही रह गया है। 90% से ज़्यादा मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स भी 16% घट गए हैं। इसके बाद आज सीबीएसई ने आंसर शीट के रीएवैल्यूएशन के लिए पोर्टल ओपन किया, तो उसमें भी स्टूडेंट्स को दिक्कतें आई। पहली बार ऐसा हुआ जब 25% स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट रीचेक करने के लिए रिक्वेस्ट की है। इस साल 18 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सीबीएसई का 12th क्लास बोर्ड का एग्जाम दिया है। 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी रीचेक करने के लिए रिक्वेस्ट की है। आज धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि स्टूडेंट्स ने अलग अलग सब्जेक्ट्स की 11 लाख से ज़्यादा आंसर शीट्स मांगी हैं। 8 लाख से ज़्यादा डिजिटल कॉपीज भेज दी गई हैं, बाकी भेजी जा रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम सामने आई हैं, उनको सुधारा जाएगा। अगर किसी ने जानबूझकर गड़बड़ की है तो उसको भी सजा मिलेगी। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, फॉर स्टूडेंट है। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एक विषय है, क्वालिटी की उपलब्धि कराने का एक विषय है। इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। उसमें जो कुछ विसंगति आई है, सीबीएसई ने बहुत सारे अच्छे एजेंसियों को भी, अभी आईबी को भी इन्वॉल्व किया है। उसमें भारत सरकार की जो सारे टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई करने वाले वो एजेंसी भी काम पे लगे हैं। हमने विशेष करके 2 आईआईटी को, हमारे आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, दोनों डायरेक्टर को अनुरोध किया था। हमारे देश के 2 कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशन है, उनकी भी एक्सपर्ट टीम आके उसमें काम कर रहा है। जो दिक्कत आई है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम खेद प्रकट करते हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर कोई इंटेंशनल जिम्मेवार रहेगा, मैं सरकार की ओर से दायित्व लेकर कर रहा हूं, किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। 12वीं क्लास का रिजल्ट आने के बाद से सीबीएसई पर तमाम इल्ज़ाम लगे हैं। कहा जा रहा है कि सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी ने बिना प्रॉपर तैयारी के ओएसएम सिस्टम को लागू कर दिया। टीचर्स की शिकायत है कि उन्हें ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की ट्रेनिंग नहीं दी गई। सीबीएसई ने ओएसएम का ठेका हैदराबाद की जिस कंपनी को दिया गया, उसकी छवि पहले से खराब है।
इसके अलावा यह भी आरोप है कि सीबीएसई की तरफ से एग्जाम की आंसर शीट्स स्कैनिंग के लिए जो मशीनें लगाई गई थी, उन मशीनों से बहुत सी आंसर शीट्स स्कैन ही नहीं हुई। कई ऐसे पेजेस को ब्लैंक बता दिया जिन पर स्टूडेंट्स ने जवाब लिखे थे। इससे उनको मार्क्स कम मिले। और जब सीबीएसई ने री इवैल्यूएशन के लिए स्टूडेंट्स को अप्लाई करने का अवसर दिया तो उसका पोर्टल ठीक से नहीं चला। जब स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन के लिए पेमेंट करने की कोशिश की तो पेमेंट करने में भी दिक्कत आई। कई छात्रों ने शिकायत की कि सीबीएसई की तरफ से उन्हें जो आंसर शीट भेजी गई थी वो किसी और की थी। विपक्ष ने जाहिर है इन शिकायतों को मुद्दा बनाया, सरकार को घेरा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और संजय राउत जैसे कई नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर अटैक किया। लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, विपक्ष इस इशू पर राजनीति न करे तो बेहतर होगा। जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था डिजिटल इवैल्यूएशन के लिए, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वो नियम और प्रक्रिया को दरकिनार करके कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और वो न्यायिक जांच और एसआईटी के गठन की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, इसके बारे में कल सीबीएसई ने अपने जिम्मेवारी के साथ अपना उत्तर दिया है। भारत सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसी के तहत उन्होंने किया है। उसके ऊपर मैं आश्वस्त करता हूँ, अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन बात रहा राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया है, उन्होंने ईवीएम को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ वो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है। राजनीति कर सकते हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बढ़ी हुई है, ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की बात सुनकर लगता है कि उनकी नीयत ठीक थी। उन्होंने सीबीएसई का सिस्टम सुधारने की जेन्युइन कोशिश की, लेकिन अफसरों ने बिना पूरी तैयारी के ओएसएम लागू कर दिया। जब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई तो पोर्टल की कमियों को दूर करने के बजाय सीबीएसई ने कवर अप करने की कोशिश की। जब पकड़े गए तो सिस्टम की कमियों को एक्सेप्ट किया। यह सही है कि ओएसएम का इस्तेमाल दुनिया के सभी बड़े बड़े मुल्कों में होता है, लेकिन विदेशों में स्टूडेंट्स का नंबर हमारे यहाँ जैसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में छात्र होते हैं। इस बार सीबीएसई की 12वीं क्लास में 18 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपेयर हुए। 98 लाख कॉपीज़ की जांच होनी थी। हर कॉपी में 40 पेजेस थे, यानी करीब 40 करोड़ पेजेस स्कैन करने थे। इसलिए किसी भी नए सिस्टम को लागू करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जब इतनी बड़ी संख्या में कॉपी चेक करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो क्या वो इतना लोड ले पाएगा? इसीलिए सवाल पैदा होता है कि ऐसा सिस्टम बनाया ही क्यों जिसे हर पैमाने पर ठोक बजाकर चेक नहीं किया गया था। स्टूडेंट्स को जो परेशानी हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज मिडिल ईस्ट से एक बार फिर बुरी खबर आई है। सीज फायर के बावजूद अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया। कल रात अमेरिकी सेना ने साउथ ईरान में बंदर अब्बास पोर्ट के आसपास बमबारी की। ईरानी नेवी के ठिकानों को मिसाइल से निशाना बनाया। अमेरिका ने कहा कि ईरान की तरफ से उसके वॉरशिप्स पर ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए थे, इसलिए उसने भी ईरान पर जवाबी हमला किया। लेकिन अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने भी कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमले किए। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका फिर अटैक करता है तो इस बार उसका जवाब और तगड़ा होगा। इस बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उनको ईरान के साथ पीस डील करने की कोई जल्दी नहीं है। जब तक ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मानता, तब तक वो डील पर साइन नहीं करेंगे। Everything's gone and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. Right now, I think it looks like they want to just make a deal. They want to. They have. I don't think they have a choice. They're just going back to the internet because they're getting clobbered. Their economy is in free fall.
They have 250% inflation. Their money has no value. Their whole economic system is broken down. They thought they were going to outweight me. We'll outweight him. Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us. And we've had great support from other nations, by the way. ट्रंप ने जो कहा उसका मतलब हिंदी में बता देता हूं। वो कह रहे थे कि ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है, फिर भी वो डील को लटका रहा है, जबकि ईरान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है, ईरान की करेंसी बेकार हो चुकी है, पर ईरान किसी तरह बातचीत को मिड टर्म इलेक्शन तक टालना चाहता है। ट्रंप ने कहा उनको भी ईरान से डील करने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ईरान के खिलाफ उनको फुल सपोर्ट मिल रहा है। जंग के मुद्दे पर ट्रंप का रुख रोज रोज बदलता है। एक दिन वो शांति की बात कहते हैं और दूसरे दिन जंग के मूड में दिखाई देते हैं। हकीकत है कि ट्रंप जंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते कि वो मैदान छोड़ रहे हैं। इसीलिए पीस डील में लगातार डिले होता जा रहा है। बांग्लादेश से आज इंटरेस्टिंग खबर आई। कुछ लोगों ने एक भैंसे का नाम ट्रंप रख दिया, उसका हेयर स्टाइल ट्रंप जैसा बना दिया और बकरीद पर इस भैंसे की कुर्बानी की तैयारी कर ली। इस भैंसे की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो गई। इसके बाद अमेरिकन एम्बेसी के अफसर हरकत में आए और भैंसे की कुर्बानी रोकने के लिए बांग्लादेश के गृह मंत्रालय को ऑर्डर जारी करने पड़े। बांग्लादेश सरकार को भैंसे के मालिक को उसकी पूरी रकम चुकानी पड़ी और इसके बाद इसे बांग्लादेश से नेशनल जू में शिफ्ट कर दिया गया। ट्रंप के नाम से मशहूर हुए इस भैंसे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एल्बिनो नस्ल के इस भैंसे का वजन करीब 700 किलो है। भूरे रंग के इस भैंसे के सिर पर सुनहरे बालों का गुच्छा है। इसका हेयर स्टाइल ट्रंप की तरह बना दिया गया। ईद पर कुर्बानी के लिए यह भैंसा बिक्री के लिए मार्केट में आया और ये ट्रंप भैंसा के नाम से मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग इस भैंसे को देखने आने लगे। 23 मई को यह भैंसा 3,85,000 रुपए में बिका, लेकिन कुर्बानी से पहले ही पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। इसके बाद अमेरिकी अफसरों के कहने पर बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री ने इस भैंसे की कुर्बानी पर रोक लगा दी और बाकायदा इसके लिए एक आदेश जारी किया। बांग्लादेश के होम मिनिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने कहा जिस व्यक्ति ने इसे खरीदा है उसे पूरे पैसे वापस किए जाएं और ट्रंप भैंसे को नेशनल जू में शिफ्ट किया जाए। एक भैंसे को ट्रंप जैसा दिखाना, उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप रखना कोई मजाक नहीं है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों की मानसिकता है। यहां की सरकारें अमेरिका के पैसे पर पलती हैं। हुक्मरान दिन रात ट्रंप की चापलूसी करते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग ट्रंप को एंटी इस्लामिक मानते हैं। ईरान पर किए गए हमले के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। इसलिए कुछ मनचलों ने इस तरह की हरकत की। बांग्लादेश की सरकार ने अच्छा किया कि भैंसे की कुर्बानी पर रोक लगा दी और मुल्क को फजीहत से बचा लिया। और चलते चलते मैं आपसे बात करना चाहता हूं इंडियन क्रिकेट के नए हीरो वंडर किड वैभव सूर्यवंशी की। आईपीएल में राजस्थान और हैदराबाद के बीच जो मैच खेला गया, वो मैच खत्म हुए 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है वैभव सूर्यवंशी की रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग की। दुनिया के हर दिग्गज क्रिकेटर, हर क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर वैभव सूर्यवंशी का नाम है। वैभव सूर्यवंशी की कमाल की बैटिंग तो हम पिछले सीजन से देख रहे हैं, लेकिन कल के मैच में जो चमत्कार उन्होंने किया वो बहुत बड़ा था। महज 15 साल के वैभव ने कल अपनी बैटिंग से रिकॉर्ड्स की छड़ी लगा दी। वैभव सूर्यवंशी इस सीजन में अब तक 65 सिक्सर लगा चुके हैं। उन्होंने क्रिस गेल के 59 सिक्सर्स का रिकॉर्ड तोड़ा और ख़ास बात है कि क्रिस गेल ने 700 से ज़्यादा गेंदों में 59 सिक्सर मारे थे, जबकि वैभव सिर्फ 266 गेंदों में 64 सिक्सर मार चुके हैं। फर्क देखिए। वैभव कल बाउंड्री पर आउट हुए। अगर बॉल बाउंड्री पार चली जाती तो 29 गेंदों में शतक का रिकॉर्ड बनाने वाले वो पहले होते। वैभव ने कल के मैच में सिर्फ 24 बॉल में 10 सिक्सर जड़ दिए थे, ये भी एक रिकॉर्ड है। इसमें से 8 सिक्सर तो उन्होंने पावर प्ले ही में ही मार दिए थे और यह भी एक रिकॉर्ड है। 680 रन के साथ वो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं। इतना नहीं, उन्होंने ये रन 243 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। आज तक किसी भी देश की
T20 लीग में किसी भी बैटर ने 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 600 रन नहीं बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने एक और रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला वर्ल्ड कप और टेस्ट चैंपियनशिप जीत चुके कप्तान पैट कमिंस से। ऑस्ट्रेलिया और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने कहा, वैभव सूर्यवंशी जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे वैसे में उनके पास वैभव को रोकने के लिए कोई वेपन नहीं था। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी आज की क्रिकेट के मिस्टर सिक्सर हैं। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाए, 65 छक्के मारे, हाईएस्ट 680 रन में से 610 रन उन्होंने बाउंड्री मारकर बनाए हैं। दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर वैभव का कमाल देखकर हैरान हैं। कल के मैच में वैभव ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को 3 सिक्सर मारे। कमिंस सिर पकड़कर बैठ गए। वैभव ने कल 29 गेंदों में 97 रन बनाए और कमाल की पारी खेली, लेकिन आउट होने पर वो मैदान से इतने उदास, इतनी धीरे चलकर पेवेलियन लौटे जैसे वो 0 पर आउट हुए हों। मैं 50 साल से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं। मैंने तेजी से रन बनाने की ऐसी तड़प, दुनिया के बड़े बड़े खतरनाक बॉलर्स को बाउंड्री से बाहर मारने का ऐसा टैलेंट पहले कभी नहीं देखा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।